हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांच 4 के पार्ट बी की। इससे पहले के सेक्शन में हमने किसके बारे में बात की थी? फोर्थ ए में हमने बात की थी वो सारे सेक्टर्स की। मतलब मैंने आपको बताया था ट्रांच 4 के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बेसिकली 8 सेक्टर्स को इंक्लूड करके उनके अंदर चेंजेस और उनके अंदर रिफॉर्म्स की बातें की थी। तो 4 सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बी पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे कि बाकी रेस्ट 4 सेक्टर्स कौन से हैं और उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, 8 सेक्टर में एक सेक्टर कौन सा था? पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। जिन्होंने फोर्थ ट्रांच का ए पार्ट नहीं देखा है, ऊपर आई आइकन को प्रेस करके वो जरूर उस वाले पार्ट को देख लें। ठीक है, अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके लिए थोड़े से चेंजेस आपको याद होगा कि मैंने पहले भी समझाया था कि गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ का डिस्कॉम्स को एक प्रोविजन दिया था। क्योंकि हो क्या रहा था, जो ये पैंडेमिक हुआ, इस पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, वो लॉकडाउन की वजह से ना ही कमर्शियल यूनिट कोई वर्क कर पाई, और कमर्शियल वर्क नहीं कर पाई तो उनका काफी लॉस हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उनको उसमें लॉस हुआ। सिमिलरली जो हाउस होल्ड्स है उनको भी काफी सफर करना पड़ा, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो वो भी कहाँ से बिल पे करेंगे। सो गवर्नमेंट ने पहले ही उनके लिए 90,000 करोड़ का प्रोविजन दिया था। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है। आपको पता है यूनियन टेरिटरीज हमारी जो है, वहां पे अभी तक किसी भी तरीके से कोई प्राइवेट डिस्कॉम्स नहीं थे। अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है, देखो दिल्ली को छोड़ के बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, उनमें प्राइवेट डिस्कॉम्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएशन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, सबसे पहला इनिशिएशन, सबसे बड़ा तो यही है कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर, सबके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है आपका, वो प्राइवेटाइज किया जाएगा। बेनिफिट आप जानते हैं कि प्राइवेटाइज होने से हमें कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि अगर आप आज से 10-15 साल पहले के कंपैरिजन को लोगे तो लोगों को घंटों घंटों तक बिजली के दफ्तरों के बाहर, ऑफिस के बाहर लाइन में बहुत लंबी क्यू में खड़े होना पड़ता था जस्ट टू सबमिट देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। जस्ट ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन आप देख सकते हो कि आज कितना अच्छा हो गया कि कितनी बार ऐसा भी होता है कि अपना ही बिजली का बिल पे करने के लिए हमें क्या मिलते हैं, एक अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, कैशबैक्स मिल जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? प्राइवेटाइज होने की वजह से कुछ हद तक। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। सिर्फ अभी किसकी बात की गई? यूनियन टेरिटरीज की फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंटर के अंदर आती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। पहले गवर्नमेंट कोशिश तो यही कर रही है, सोच तो गवर्नमेंट यही भी है कि हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे, और सेम यही मॉडल फिर बाकी जो स्टेट्स है उनको भी शो किया जाएगा, ताकि वो भी आगे अपने स्टेट्स के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी अपने स्टेट में प्राइवेटाइज कर सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए इससे फायदा क्या होने वाला है? प्रीपेड मीटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा। आप जानते हैं प्रीपेड मीटर आज की डेट में बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर इससे एक तो आप इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाते हो। आप किसी लैंडलॉर्ड के पास रहते हो, आप उससे बिजली का बिल मांगते हो, भाई बिजली का बिल दे, मुझे ये करना है, वो करना है, वो मना कर देता है। कितना नुकसान होता है, कितनी बार यूज करते हो। अब प्रीपेड मीटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे कि आप अपने उस मीटर के बेसिस पे ही अपने काम भी करवा सकते हो, प्लस जितना आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू पे जो आपको चाहिए। ठीक है, जिससे कि 250 मिलियन हाउस होल्ड को कुछ बेनिफिट होने वाला है। डीबीटी दी जाएगी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। आप जानते हो हम इंडिया में, और इंडिया बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ का इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यहाँ के ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर से बहुत ज्यादा बड़ा है। कई जगहों पे आपको पता है क्या होता है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपके घर में मीटर लगा हुआ है और सब्सिडी आ रही है, जो भी वो सब्सिडी लैंडलॉर्ड आपको ट्रांसफर ही नहीं करते। वो आपको बोलेंगे भैया ये तुम्हारा बिल आया, तुम्हें इतना बिल देना है, इतने यूनिट के हिसाब से तुम्हारी मीटर की रीडिंग हुई है, तुम दे दो। ठीक है, तो जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो उनको मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट का आपको पता होगा, गवर्नमेंट आजकल हर सेक्टर में डीबीटी यूज करती है, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, आपके अकाउंट नंबर से आपका पर्टिकुलर जो चीज होती है आधार कार्ड से उसको लिंक कर दिया जाता है, जिससे कि जो अकाउंट में आपकी सब्सिडी आ रही है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है, किसी थर्ड पार्टी या पर्सन के थ्रू नहीं आती। तो ये फायदा होगा। ठीक है, अब जो डिस्कॉम स्टैब्लिश किए जाएंगे उनको इंश्योर करना होगा कि वो सफिशिएंट पावर दे। ठीक है, लोड शेडिंग, नाउ लोड शेडिंग और अगर एडिक्वेट पावर नहीं देंगे तो उनको पेनलाइज किया जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय लोड शेडिंग? आप ऐसे समझो कि एक पावर हाउस है, ठीक है, एक पावर प्लांट है जो मान लो 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एक घर है
जिसको रिक्वायरमेंट है मान लो 0.8 किलोवाट की, ये प्रोड्यूस करता है 1 किलोवाट और उसको रिक्वायरमेंट है 0.8 किलोवाट की, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, इजीली ट्रांसफर करेगा जबकि बच ही रहा है। अब आगे दो घर, दूसरे घर की रिक्वायरमेंट भी 0.8 की है बट ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है? ओनली 1 किलोवाट। तो 0.8 और 0.8 तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 1.6 किलोवाट की। अब ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 1 किलोवाट ओनली। क्या करेगा ये करेगा, ये एक को लाइट देगा, दूसरे की काट लेगा, दूसरे की देगा, तीसरे को काटेगा। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ भी, एक एरिया की लाइट काटते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों की काटते हैं, तीसरे को देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये लोग अपने प्लांट को बढ़ा क्यों लेते हैं? प्लांट तो ये बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने प्लांट बढ़ा लिया तो ये प्लांट बढ़ाएगा 1 किलोवाट से, तो 2 किलोवाट प्रोड्यूस करेगा, रिक्वायरमेंट है 1.6 किलोवाट की, तो इसको 0.4 किलोवाट का नुकसान होगा। ये कंपनी झेलना नहीं चाहती अपने आप में। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा लोड शेडिंग जैसी चीजें हैं इनको अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई जो होगी, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंसेस वगैरह को रोकनी चाहिए, मतलब अपना जो भी कस्टमर है उसको मैक्सिमम लेवल पे बेनिफिट दिया जाना है। ठीक है, बाकी उन्होंने कहा है कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज को इसमें लेके आएंगे तो देखो वही सेम चीज, पहले वाली बात, प्राइवेट कंपनीज का आना ही मतलब कंपटीशन का बढ़ना, ट्रांसपेरेंसी का बढ़ना और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदे होना। ठीक है, और गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा है न्यू नेशनल टैरिफ पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जो भी अनवांटेड जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होते हैं वो हो गया, क्रॉस सब्सिडी हो गया, इन सब चीजों को गवर्नमेंट अवॉइड करेगी। क्रॉस सब्सिडी क्या होती है? क्रॉस सब्सिडी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको ऊपर आई आइकन को प्रेस करके दिख जाएगा क्रॉस सब्सिडी के बारे में, राइट। बाकी मैं आपको एक छोटी सी आइडिया दे देता हूँ, कमर्शियल बिल अलग आता है, रेजिडेंशियल बिल अलग आता है। कमर्शियल वालों से गवर्नमेंट ज्यादा लेती है, राइट, और उसका जो ज्यादा अमाउंट होता है उसके अमाउंट से हम रेजिडेंशियल वालों को सब्सिडी दी जाती है, इसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, राइट। तो ये चेंजेस हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में किए गए हैं। आगे देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे? बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर मैटरनिटी केयर सेंटर्स, बेटर ये जितनी भी चीजें होती हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन द इकोनॉमी, ये सब कुछ सोशल इंफ्रा का पार्ट होता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही सोशल इंफ्रा के प्रोजेक्ट पे खर्चा करेगी तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पाती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी बेसिकली क्या किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा किसके अंदर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में बाय VAF, व्हिच इज क्या करेगी गवर्नमेंट? VAF के थ्रू करेगी, व्हिच इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? देखो ऐसा होता है कि कुछ जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में काम करने पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ परसेंट सेंटर और कुछ परसेंट स्टेट आपको उसका बेनिफिट देते हैं, राइट। वायबिलिटी गैप फंडिंग वैसे तो 20% है सेक्टर्स में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में अब इसको 30% कर देगा। बाकी सारी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट आपसे VAF की बात करते हुए 20% रहेगा, बट सोशल इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसको 30% कर रही है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कह रही है इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट बट आल्सो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट। ठीक है, VAF के थ्रू सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेंगे, बाकी सेक्टर में 20% रहेगा। और गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोविजन निकाला, वो कितने का है? ₹8100 करोड़ का इसका प्रोविजन निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेस सेक्टर, राइट। आपको पता होगा अभी तक जो हमारे पास इंडिया का रिनाउंड स्पेस सेक्टर दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ अकेला है जो इंडिया के लिए सारे के सारे स्पेस रिलेटेड मैटर्स पे काम करता है, और अनडाउटली इसरो से बेस्ट कुछ है भी नहीं। अगर हम कुछ रीसेंट पास्ट की बात करें तो रीसेंट पास्ट में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ दी है स्पेस सेक्टर में इंडिया को किसने? इसरो ने। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि अकेले इसके होने की वजह से वो हम अपने पोटेंशियल को, उस चीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन की बात करी है कि अब प्राइवेट कंपनी जैसे कि कावा स्पेस पिक्सल, स्काईरूट एरोस्पेस, तो इन सबको कावा स्पेस पिक्सल एक अलग कंपनी है, आप याद रखेंगे इसको। मैं यहाँ पे बीच में कॉमा लगा देता हूँ ताकि आप याद रखें समथिंग पिक्सल,
एंड दैट इज PIXCL। पिक्सेल भी एक कंपनी है। ये सारे प्राइवेट बॉडीज हैं जो स्पेस के सेक्टर में अलग अलग रिसर्चेस करते हैं, लेकिन ये फेल हो जाते हैं। रीजन, इनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारा इंफ्रा, वो सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन दो अपने जो एक चीजें इन्होंने करी, उनको जो इक्विपमेंट्स इन्होंने बनाए या कुछ भी इन्होंने बनाया, उनकी टेस्टिंग तक के लिए भी इनके पास उतना इंफ्रा नहीं है। सो गवर्नमेंट ने कहा है जो फैसिलिटीज इसरो को दी जाती है वही फैसिलिटीज दी जाएंगी किनको, इन प्राइवेट स्टार्टअप्स को, इन प्राइवेट कंपनीज को, ताकि ये क्या कर सके, ताकि कंट्री के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज भी आ सके, मतलब इक्वल लेवल पे ये भी प्राइवेट के साथ काम कर सके, गवर्नमेंट के साथ काम कर सके। प्लस साथ ही साथ में जितना भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन की बात होगी, आउटर स्पेस ट्रैवल की बात होगी, ये सब सेक्टर इसरो के साथ मिलके काम करेंगे, मतलब गवर्नमेंट के साथ इनको मिला के काम किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद लिबरल जियोस्पेशियल डेटा पॉलिसीज फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डेटा टू टेक एंटरप्रेन्योर्स। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट, देखो आपको पता होगा कि बहुत से लोग हैं जो रिसर्चेस करते हैं। ठीक है। अब मुझे पता है कि वहाँ पे क्रूड ऑयल है या नहीं है, वहाँ पे ट्रेजर है या नहीं है, वहाँ पे वाटर, ग्राउंड वाटर अवेलेबल है या नहीं है। अब मैं जाऊँ वहाँ पे खोदूँ तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको पता है जीपीएस, अब जीपीएस आप लोग हमेशा यूज करते हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी आपकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम किसी भी चीज के बारे में पता करते हैं। तो यही जो जियोस्पेशियल डेटा है, इस डेटा को, इस पॉलिसी को अवेलेबल करवाया जाएगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अभी क्या होता है, अभी हमको इस डेटा को एक्सेस करने के लिए कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर है या नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें इन सब चीज़ों के लिए जाना पड़ता है फॉरेन कंपनीज में, उनको पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो हमें बताते हैं, फिर वो अपने बेटरमेंट के हिसाब से रिसर्चेस करते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डेटा उन लोगों को इंडिया में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी लोगों का जो इंक्लिनेशन है वो इसके टुवर्ड्स बढ़ता चला जाए। ठीक है। प्लस लोगों का पैसा भी खर्च हो, वो जो पैसा वहां से खर्च होने से बचेगा वो अपने प्रोजेक्ट में ही लगा पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है उनको वो डेटा यहीं दिया जाएगा। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत प्रोविजन बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे किसी को नहीं देंगे। आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द थिंग्स तब उनको वो जो जियोस्पेशियल डेटा है, जीपीएस के थ्रू जो डेटा मिलता है, क्योंकि आपको पता है क्या होता है इसमें, ऐसा होता है कि जो भी चीज है उसके अंदर से कुछ रेडिएशंस वगैरह एमिट होती हैं। तो जीपीएस क्या करता है, उन्हीं रेडिएशंस के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट तो ऑब्वियसली बात है जीपीएस नहीं करता, वो रेडिएशंस के थ्रू पता करता है ना कि वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। तो वो टेक्नोलॉजी से इनका टाइम भी बचेगा और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो पाएगा। राइट। एंड बात करते हैं लास्ट सेक्टर विच इज एटॉमिक सेक्टर। एटॉमिक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, पीपीपी मोड, मेडिकल आइसोटोप्स। मेडिकल आइसोटोप्स आपको पता होंगे क्या होते हैं। ऐसा होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आजकल बहुत जो टिपिकल डिजीजेज होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है कि कोई एक मेडिसिन के थ्रू या किसी इंजेक्शन के थ्रू कुछ केमिकल्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन की फॉर्म में, और वो एक पर्सन को दी जाती है। उसके बाद जब वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जाती है तो उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम करते क्या है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है। अब वो मेडिकल आइसोटॉप्स वाला जो काम है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट की जाएगी। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि आगे कंपटीशन बढ़े, गवर्नमेंट के पास फंडिंग के और सोर्स बढ़े, और जो भी ये रिसर्चेस होती है और एक अच्छे लेवल पे कर पाए। ठीक है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी विद पीपीपी मोड टू यूज फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अनियन है, टमाटो है, ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल क्रॉप्स है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इससे की वजह से क्या होता है कि मान लो किसी फार्मर ने एक बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो भी कर ली, बट उसके बाद भी क्या होता है कि स्टोर ज्यादा टाइम तक कर नहीं सकता, तो जिसकी वजह से उसे कई बार डिस्टेंस सेल करना पड़ता है, मतलब अंडर द प्रेशर उसे बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है रखूंगा खराब हो जाएगी। तो इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रेडिएशन टेक्नोलॉजी को इस फील्ड में लेके आई है, एग्रीकल्चर की फील्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम, जिससे कि इन रेडिएशंस के थ्रू क्या किया जाएगा, उसको वो सारी क्वालिटी और वो सारी चीजें दी जाएंगी किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को, जिससे कि वो एक और लंबे समय तक प्रिजर्व की जा सके। तो ये बात की गई है। इसके अलावा द गवर्नमेंट विल लिंक इंडिया फॉरवर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम टू द न्यूक्लियर सेक्टर to faster synergy between research facilities and tech entrepreneurs। ठीक है, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टार्टअप्स के मामले में जो इंडिया है वो 3rd नंबर पे आता है। ठीक है,
लेकिन क्योंकि इनको एक प्रॉपर तरीके से फंडिंग नहीं मिल पाती और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनके तरफ ज़्यादा इनिशिएशंस नहीं होते। अभी आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो समिट हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने अपने नए नए प्रोजेक्ट्स दिखाए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट इन लोगों को सपोर्ट करेगी जिससे कि रिसर्च फैसिलिटीज जो है इंडिया की वो और एक एडवांस लेवल पे जा सके। सो फ्रेंड्स यही आपके पास 4 और सेक्टर्स थे जिसके अंदर मेनली गवर्नमेंट ने जिक्र किया अलग अलग अमेंडमेंट्स करने का। अगर मैं पूरे के पूरे ट्रांच 4 को समझने की कोशिश करूं, एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं, तो आप समझो ध्यान से, पूरे ट्रांच 4 में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से चीजें बहुत हद तक बेटर ऑफ हो पाएंगी। ऑफ कोर्स ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है लेकिन यहाँ से कंपटीशन भी बढ़ेगा। अगर तो कंपटीशन, आप जानते हैं कि कंपटीशन बढ़ना मीन सप्लाई बढ़ना, जो कि इवेंचुअली प्राइस को कम करने में आपको हेल्प भी करता है। सो गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टनरशिप को अब और ज्यादा मौका दिया है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को और ज्यादा मौका दिया है और नए फील्ड्स उनके लिए खोल दिए गए हैं। ट्रांच 5 में भी इवन प्राइवेटाइजेशन को ही काफी हाईलाइट किया गया है। प्राइवेटाइजेशन की वजह ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा ज्यादा सेक्टर्स हमारी कंट्री में आएंगे, हर सेक्टर ओपन होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज की, तो वहाँ पे ज्यादा चीजें प्राइवेटाइज है, तो प्राइवेटाइज होने की वजह से काफी बेटर ऑफ भी होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ट्रांच 4 और ट्रांच 5 में भी इवन काफी हद तक प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जिक्र किया है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।